गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं प्रशांत सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय भारत का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, यूएस, बेल्जियम समेत कई कंट्रीज ने भारत से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, माइनॉरिटी राइट्स, जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स को लेकर, हेट स्पीच के इशू को लेकर। बेसिकली आने वाले 1 से लेकर 2 दिन में इंडिया से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। और अभी के लिए इंडिया ने यहाँ पर जवाब ये दिया है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत कमिटेड है और भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि हमारी जमीन पर मानव अधिकारों का हनन ना हो। मगर भारत की एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, स्लोवेनिया, इन सब ने एडवांस्ड क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं। और 10 तारीख जो है, मतलब कि कल का जो दिन है, कल के दिन बहुत से देश भारत को सुझाव देंगे, भारत से सवाल पूछेंगे कि जी आपके देश में इंटरनेट क्यों बंद हो गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम क्यों है, जो माइनॉरिटीज हैं उन पर अत्याचार क्या हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वेट, अचानक से ऐसा क्या हो गया? ठीक है, ये बीच बीच में ये इशू कभी कभी उठता है, मगर सडनली यूनाइटेड नेशंस में इतने सारे कंट्रीज ये टॉपिक इकट्ठा उठाएंगे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आज के समय टोटल 14 देश है दुनिया में जिनका चल रहा है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, और इन 14 कंट्रीज में से अभी के लिए इंडिया भी शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स की स्थिति है उसको एग्जामिन करेगा, उसको स्टडी करेगा, और फिर दुनिया भर के जो देश है ये भारत को सुझाव देंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वेरियस और इश्यूज को लेकर भारत को क्या करना चाहिए ताकि भारत में ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे। अब यहाँ पे आपका बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, ये क्या एक टाइप का एग्जाम होता है क्या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जहां पर दुनिया भर के बाकी देश आपको नंबर देते हैं, आपको जज करते हैं इस बेसिस पर कि आपके देश में मानव अधिकारों पर कितना आपने प्रोग्रेस किया है, कितनी तरक्की करी है, और आपके नागरिकों के मानव अधिकार किस हद तक आप डिफेंड करते हो? ये बिल्कुल एक टाइप का टेस्ट ही है, और बिल्कुल ये बात सही है कि बाकी देश जज करते हैं एक कंट्री को, मगर ये टेस्ट हर साल नहीं होता। 3.5 से लेकर 4 साल में एक बार ये रिव्यू होता है। भारत इससे पहले एक रिव्यू 2017 में दे चुका है। अब 2022 में भारत फिर से ये रिव्यू दे रहा है। ये पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का, ये शुरू किया गया था 2006 से, और हर सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, 14 कंट्रीज का रिव्यू किया जाता है, इनको स्कैनर के अंदर रखा जाता है। और आज के समय ना सिर्फ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मोरक्को, और साथ में वेरियस और कंट्रीज हैं, उनसे भी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो भारत से पूछे जाएंगे ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि भारत में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या मानव अधिकारों को डिफेंड किया जाता है, नहीं डिफेंड किया जाता, इसका डेटा यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास कैसे जाएगा? तो देखिए, इसमें यूज किए जाते हैं 3 टाइप के डॉक्यूमेंट। पहला तो डॉक्यूमेंट आता है भारत सरकार से। भारत सरकार तैयार करती है नेशनल रिपोर्ट। ये नेशनल रिपोर्ट दी जाती है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को, और उसके हिसाब से ये लोग देखते हैं कि भारत में कितने लोग हैं, उनको टॉर्चर किया गया, कितने जर्नलिस्ट थे, उनकी फ्रीडम छीनी गई, बहुत सी बातें यहाँ पर होती है। उसके हिसाब से जज करते हैं कि एक कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। ना ऑब्वियस ही बात है, दुनिया में किसी भी कंट्री की सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताएगी आपको ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। तो आपको और भी चाहिए होता है यहाँ पर डेटा। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस खुद का जो इनका डेटा है, ऑफिस ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, इसका इस्तेमाल करेगा। फिर भारत में जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमन राइट्स के भारत में इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी। ये सारी रिपोर्ट कंपाइल करके जो बाकी मेंबर है यूएन के, इनके सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। और फिर यूएस, जैसे मैंने आपको बताया, बेल्जियम, स्पेन, दुनिया भर के जो देश हैं, ये भारत से सवाल पूछेंगे, अच्छा तो आपके यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट का इशू था, इसको लेकर तो कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि लोगों की जो नागरिकता है ये चली जाएगी। इंडिया समझाएगा, फिर नहीं, देखिए किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इस बात को लेकर काफी अफवाह फैलाई गई थी। तो भारत पे काफी इल्जाम लगेंगे, भारत से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारत ऑब्वियसली खुद को डिफेंड करेगा कल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि चलो ठीक है, माना कि भारत पे काफी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, मगर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या है कि बहुत सारे देश, हो सकता है कि 50, हो सकता है कि 70, मे बी इवन 100,
बहुत से देश भारत को देंगे सुझाव और भारत के ऊपर है कि इन सुझावों को भारत एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप मान के चल लीजिए, हो सकता है कि कोई कंट्री कहे कि भारत को सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है ये रिपील करना चाहिए। तो अब भारत के सामने यहाँ पर ऑप्शन ये है कि इस सुझाव को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसके जवाब में हम कह देंगे नोटेड। यहाँ पे किसी भी सुझाव को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। नोटेड का मतलब है कि हमने आपकी बात सुन ली, इस पर अब हम काम करेंगे या नहीं करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि जो भी ये जो रिव्यू के अंडर मान लो सुझाव दिए जाते हैं, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कुछ कहता है, क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या भारत पे उसके बाद कुछ जिम्मेदारी आ जाएगी कि जो भी भारत को कहा गया है भारत को करना पड़ेगा डोमेस्टिक लॉ में? तो इसका आंसर है नहीं। 2014 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ने यह बात क्लियर कर दी थी कि किसी भी कंट्री पर कोई बंदिश नहीं है कि इस रिव्यू के बाद जो भी किसी कंट्री ने सुझाव दिए हैं या फिर ये कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स को लेकर ये स्टेप उठाइए, ये सब उस कंट्री को फोर्सफुली कोई भी देश नहीं करवा सकता। हाँ, मगर भारत एक एंगल में थोड़ा बहुत फंस सकता है और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया इस इशू पर काम करके ना अपनी आलोचना यूएन में कम भी करवाए। ये इशू है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। देखिए, जब भी भारत का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है उसमें कई देश भारत को ये कहते हैं कि आप ठीक है बाकी जगह काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और चलिए अगर आपने कहीं पर इंटरनेट कट कर भी दिया, आफ्सपा आपने लगाया या फिर आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो डिप्लॉय कर दी, उसके पीछे आप कह रहे हो कि ये रीजन था, सिक्योरिटी का इशू था, मगर इंडिया से फिर पूछा जाता है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर कि आप जेल में या फिर कहीं भी किसी कैदी के साथ, किसी प्रिजनर के साथ आप टॉर्चर नहीं करोगे। ये कन्वेंशन भारत प्रॉपरली साइन करके रेटिफाई क्यों नहीं करता? बाकी कई देश है दुनिया में जो इसको साइन करके रेटिफाई कर चुके हैं, भारत ने अभी तक इसको साइन रेटिफाई किया नहीं है। और यूएन मानता है कि टॉर्चर एक बहुत ही बड़ा हनन है मानव अधिकारों का। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है। देखिए, कई इश्यूज हैं जिन पर हम कुछ कर नहीं सकते। अब कोई हमको ये कह दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये आप चेंजेस लेके आइए, ये आप करिए, ऑब्वियसली इंडिया इन दी एंड वही करेगा जो हमें सूट करता है। ठीक है, किसी के कहने पर हम अपने लॉज चेंज नहीं करने वाले, मगर कई लॉज हैं इनमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कई एस्पेक्ट हैं वहां पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि टॉर्चर का इशू आ गया, अगर इंडिया अपने देश में प्रॉपरली जो ये कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है इसको रेटिफाई करके टॉर्चर बैन कर देता है हर तरफ से, तो इससे आप देखोगे इंटरनेशनली भी ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर इंडिया की रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब भी ये रिव्यू होगा तो उस वक्त भारत की आलोचना भी कम होगी। तो अब कल का दिन मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत न्यूज़ आएगी। जो भी कुछ खास डेवलपमेंट होती है, कोई कंट्री अगर कुछ खास ही कह देता है भारत के बारे में और भारत उसके जवाब में बहुत ज़्यादा कड़ा रिप्लाई करता है, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए कल ले आऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग याद रखिएगा कि भारत का हो रहा है आज के समय एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि आपको बताया होगा 2023 का जो G20 समिट है ये होस्ट करने वाला है भारत। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि 2023 में जो इंडिया होस्ट करेगा ये समिट, इसका थीम क्या होगा? जन भागीदारी, वासुदेवा कुटुंबकम, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, या फिर भारत एट 75? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप ये एक थोड़ी तशवीशनाक इंडिया के लिए खबर हो सकती है। मेरे ख्याल में इतना भी मसला नहीं है जितना मतलब कि पाकिस्तान के लिए मसला है, क्योंकि पाकिस्तान फाइटर की लिस्ट से रिसेंटली निकला है, तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की थोड़ा सा ये समझ है कि मसला आता है, या हो सकता है पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ कम हो रही हैं या मिनॉरिटीज़ का इस्तेसाल हो रहा है उसकी वजह से ये इशू खड़ा हो। लेकिन इंडिया अंडर ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि ये क्या इधर अपना कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, क्या इंडिया कोई ऐसा काम, वो एक एक ऑब्जर्वेशन ही है, ये एलिगेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन और एलिगेशन में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने पूछा है ना, तो कोई ना कोई तो बात है ना, उन्होंने सवाल तो उठाया है ना भाई, सवाल तो उठाया है, तो इंडिया को सोचना चाहिए कि भाई उसका जवाब देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और बात करूँ, शायद किसी को बुरी लगे या ना लगे, बुरी लग भी सकती, लेकिन मैं बात सही करूँगा।
जो इंडिया में मुसलमान है ना, अगर आज भी इंडिया में कोई थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी पैदा होती है ना, स्टेबिलिटी नहीं पूरी जो समय 100% या 90% तक नहीं जा रही, उसकी वजह मैं आपको सीधी बताऊं, वो अभी भी मुसलमान ही है। तो ईसाइयों पर क्यों कोई क्या बात मैं नहीं करता। बताता हूं मेरी बात सुने, क्योंकि मुसलमानों की शुरू से मेंटालिटी ये है। आपने गांधी साहब का बयान सुना था, जावेद अहमद गांधी साहब, उन्होंने ये बिल्कुल बातें ठीक की, यकीन कीजिए हमें यही बताया कि जो खिलाफत है पूरी दुनिया में खिलाफत होना चाहिए और सबसे ऊपर जो है वो मुसलमान है, नो डाउट, ये हमें बिल्कुल कहा जाता है। और अभी तक हम जो पस्ती में, ये हमारी अपनी वजह से हम पस्ती में, अपनी और गलती सबसे ऊपर जो हक रहने का ना वो मुसलमानों को ही है। ये बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें यही सिखाया जाता है। और इंडिया जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन आ रहा है ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, और या वायलेशन का थोड़ा बहुत जगह कोई है, या कोई थोड़ा बहुत ऐसा मतलब कि वो उनके मुल्क में अगर कोई थोड़ा सा निज़ाम खराब होता भी है ना, मैं उसको अभी बिना मुसलमानों को समझता हूँ कि जो मुसलमान अभी भी उधर मौजूद है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी अभी तक यही है, उनको तलीम यही दी जाती है शुरू से, क्योंकि ये उनका भी कसूर नहीं है, कसूर है सिर्फ हमारे मौलाना का। हमारे मौलाना ये समझाते हमारे हैं कि मौलाना हम ये सबसे आला हैं, ये तो हम जेल में डाल अपने देते जो हैं। कुरान पाक पर उसको तलीम को नहीं समझते, नहीं जो समझते। हमारे नबी के तरीकों पर हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो गुजारना चाहिए। यार जब एक हमारे चीज उलमा वाज़ेह कर दी ऐसे, गई है, भाई हमारे जो उलमा है ना, वो ऐसे ऐसे बातें समझाते हैं कि हम सबसे आला हैं, सबसे ऊपर यार हैं। एक चीज जो वाज़ेह कर दी गई है कि फिरका वारित में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो फिर ये फिरके क्यों बनाया गया? तो खाएंगे कहाँ से? यही वजह है ना कि ये भाई बात जो एक्सेप्ट करने वाली होती है ना, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारे मैं सारे पूरी दुनिया में जितने जहाँ जहाँ भी है ना मुसलमान अच्छे भी हैं, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाया गया है ना, वो हमारे उलमा की तरफ से पहुंचाया गया है। मैं आज एक क्लिप देख रहा था तो मैं यकीन कर बड़ा हैरान हो गया था। एक महफिल हो रही थी, महफिल में एक बड़े बारेश, बड़े समझ लें कि रोब वाले आदमी, बड़े माइक पर आए, समझ लें कि वो चीफ गेस्ट से थे उस महफिल के, जिस तरह हमारी महफिल होती है, तो वो सबसे बड़े आलम थे। वो आए माइक पर, उसने माइक पकड़ा, माइक पकड़ पर पता क्या कहा, जो जो लबैक वाले हैं वो निकल जाए यहाँ से इस महफिल से, बाकायदा उन्होंने कहा। तो जो चांदे के लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हम क्यों निकले, ये महफिल है हमारे मतलब समझ के नबी की दर्स के लिए, तो हम क्यों निकले। उन्होंने फिर गालम गलोच पूछ रहे, उन्होंने मैं जो आपको कह रहा हूँ आप निकल जाए इधर से। तो बात मकसद ये है कि ये मुसलमानों तो फर्क ही इतने बना दिए हैं कि ये जो अगर आज इंडिया इस सिचुएशन में है तो सॉरी टू से मेरे मुसलमान भाई भी हैं, लेकिन बात ये सच है कि पाकिस्तान या मुसलमानों की इस तरह की परवरिश है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ जाते हैं या निकल जाते हैं, जो खुद फिर स्टडी करते हैं कुरान और हदीस, या खुद कुरान को स्टडी करते हैं, उनमें फिर शऊर आता है, वो बजरी से नहीं उतरते। फिर वो नहीं उतरते। भाई मैं तो ये कहता हूँ किसी उलमा का कहने का मानना, हमें अपना कुरान पाक खुद पढ़ना- तहकीक करनी तो चाहिए। हमें भाई कुरान पाक खुद पढ़ना तहकीक चाहिए, तो की कभी नहीं, तजर्बे- फिर दूसरों की बात पे यकीन भाई कर लेते हमें हैं। खुद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं है किसी उलमा के साथ जो भी उस बोले उस पर हम अमल करें, वो कैसा भी बोले हम, हमारी अवाम ऐसी है जो वो उलमा लकीर बोलते के हैं, फकीर बने लकीर हुए के हैं भाई, फकीर और होते कुछ हैं। नहीं। हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उस पर अमल दूसरी करना एक और चाहिए। भी वजह हो सकती है, ये जो अभी इंडिया अंडर ऑब्जर्वेशन आया है ना, ये भी विजिट हो सकता है जो रशिया ने किया है, क्योंकि जारी बात है मगरबी ताकतें सारी यूक्रेन के साथ हैं, यूएस है वो सारा अपना यूक्रेन के साथ है, यूएसए मगरबी ताकतें, और उनके पेट में मरोड़ उठ जरूर रहे होंगे, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा, उनका रोब दबदबा नहीं मान रहा, तो इंडिया। उन्होंने किसी तरह इंडिया, तो उन्होंने किसी तरह इनको प्रेशराइज करने की कोशिश करना है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में कहा कि आप इंडिया प्रेशर में नहीं आएगा, प्रेशर देने की पोजीशन आप देने के प्रेशर ही है ना, ये प्रेशर ही है कि प्रेशर ही डाल रहे हैं ना, प्रेशर डालकर वो कहेंगे कोशिश कि कर आप रहे हैं। कोशिश करेंगे तो इंडिया भी नहीं नहीं घबराएगा, आने वाला। इंडिया कुछ किसी को भी नहीं। जिस पोजीशन में अब है ना, वो जिस पोजीशन में अब वो आ गया, वो कभी भी नहीं आएगा। अब जो मर्जी उनके नुक्ता चीनी निकालते रहे, कीड़े निकालते रहे, ये कोई भी आपको उनमें से ऐसी मैं चीज तो नहीं मिलेगी। कहता कि नस्ल खुशी किसी की है, पर यार मैंने आपको बता दिया ना कि जो भी कोई मसला कोई है ना, ये सिर्फ मजहब को लेकर भी है, मजहब को सिर्फ। और एक और सियासत हम में जब वाकई से हम वाकई इस चीज को तस्लीम करते हैं कि हम रेडिकलाइज्ड हैं,
हम मजहब के लिहाज से बहुत रेडिकलाइज्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पक्की बात है। जी ये पक्की बात है, आप लास्ट में कह रहे हैं। मैं आपको फिर इसकी पूरी प्रूफ भी दूंगा, हम रेडिकलाइज हैं, इसके तालीमात भी बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंडिया जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इससे एक किस्म मतलब एक किस्म का छोटा सा उनके लिए ये पैरामीटर इतना इशू नहीं है, इससे निकल जाएगा और इनके लिए और ज़्यादा मौके होंगे, बेहतर रस्ते होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में सन्नाटा वक्त साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।